अस्सलाम वालेकुम। छाती का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर जिस पे हम बात कर रहे हैं आज, एक्चुअली होता क्या है कि इसके डिफरेंट मतलब इसकी जो सबसे बड़ी सिम्टम होती है वो ये होता है गिल्टी का पैदा हो जाना। कैंसेरियस गिल्टी हो सकती है, नॉन कैंसेरियस भी हो सकती है, ये तो बाद में पता चलता है। लेकिन गिल्टी का उभार पैदा होना आपके पूरे एरिया में कहीं भी उभार हो सकता है, आपकी यहाँ बगल में भी हो सकता है। तो ये गिल्टी जो है ये इंडिकेशन होती है इस कि समथिंग इज़ रॉन्ग। इसीलिए इसको इनोसेंट कैंसर कहा जाता है कि गिल्टी अगर इंडिकेट हो जाए तो आप बर वक्त बता सकते हैं मैलिग्नेंट है कि बिनाइन है। मैलिग्नेंट है तो अगर आपको डॉक्टर मैलिग्नेंट कह रहा है तो इसका मतलब है आपको कैंसेरियस टाइप की गिल्टी है। अच्छा, अब ये जो गिल्टी होती है ये बॉडी के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर दो टाइप की होती है। अगर एक टर्म होती है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। अगर ये टाइप का कैंसर है तो ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ द कैंसर होता है, क्योंकि ये फैलता बड़ी तेज़ी से और ये लोकली भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और जब फैल जाए तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो मेरी टाइप ऑफ कैंसर थी वो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहाँ इसको पकड़ा वो स्टेज भी मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा, अब क्या होता है कि जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, दूसरा जो कैंसर है वो एल्वेओलाई का कैंसर है। ये इतना खतरनाक नहीं होता। आपको ये नजर आ रहा है निपल से निकल रहे हैं डक्ट्स, ये सारे डक्ट्स है। डक्ट्स किससे जुड़े हुए हैं? ये सारे लिम्फ नोड्स इकट्ठे हैं डक्ट्स के साथ। ये है कैंसर सेल, ठीक है। अब होता क्या है कि जब कैंसर सेल यहाँ ग्रो करता है और वो कैंसर आपका इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, सबसे पहले आपकी ब्रेस्ट की ना जो कलर है ना वो प्यूडिक ऑरेंज कलर का हो जाएगा। जैसे ऑरेंज के छिलके का कलर नहीं होता, दाने दाने और अजीब कलर्स की रंगत हो जाएगी, तो ये इंडिकेशन हो गया। दूसरा, आपका निप्पल जो है ना वो आपका निप्पल रिट्रैक्शन हो जाएगा, निप्पल अंदर को घुसना शुरू हो जाएगा, या ब्रेस्ट नीचे को लटकना शुरू हो जाएगा। ये तीन चीजें, ये जो मैंने आपको इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है इसका लोकल इफेक्ट बताया है। ये क्या करता है लोकली? अच्छा, इसका डिस्टिंक्ट इफेक्ट क्या होता है कि जब ये फैल जाता है, यही कैंसर सेल लिम्फ नोड में जाता है। लिम्फ नोड फैलते 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 पूरे ऑर्गन में, जिसमें लिवर है, आपका ब्रेन है, आपकी बोन्स हैं, आपका पूरा सिस्टम है जिसमें जीआईटी और सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। और फिर उसको कहते हैं कि अब आप बस दुआ करें। दुआ तो हमने हर स्टेज पे करनी है, लेकिन यहाँ पे इलाज डॉक्टर रोक देता है अगर इतने ज़्यादा ऑर्गन्स में वो फैल जाए। उसके डिफरेंट स्कैन्स होते हैं, MRI CT, ये पूरी एक कहानी होती है जिसमें ये होता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो दूसरा एल्वेओलाई कैंसर होता है ये इतना खतरनाक नहीं होता जितना ये इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है। कार्सिनोमा मीन्स कैंसर। अच्छा, अब हमने इंशाल्लाह ताला अपने तमाम ऑडियंस को आगाही देनी है अगले लेक्चर्स में कि अपने हाथ की मदद से हमने गिल्टी को पकड़ना कैसे है। ये कैंसर सेल आपको नजर आ रहा होगा, इसको उभार को पकड़ना कैसे है, इसको ऑब्जर्व करना मैंने आपको बता दिया। कलर, निप्पल का डिस्चार्ज अगर हो रहा है, ये तमाम इंडिकेशंस हैं, ठीक है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं, यानी व्हाट आर द मेन कॉजेज में बहुत सारी चीजें हैं। वन मेन कॉज होता है आपका एज फैक्टर, पुबर्टी, यानी जब बच्ची जवान हो रही होती है एक तो उसमें कैंसर का बहुत ज्यादा खतरा होता है इस कैंसर का। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपकी एज का ग्राफ मैंने आपको बताया है कि जो जो एज बढ़ती जाएगी कैंसर चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसी वजह है कि 30 और 40s में, स्पेशली 40s के बाद आप डिफरेंट डायग्नोसिस टेस्ट पे जाते हैं जिसमें मेमो भी है और डिफरेंट, वो मैं अगली किस्तों में सारे आपको बताऊंगी अपने चैनल पे। फिर क्या होता है कि जब आप एक एज आ गई, एक जेनेटिक फैक्टर होता है। अगर आपके जीन्स में है, पेरेंटल साइड पे है, किसी साइड पे है, तो प्लीज़ आपकी खाला, फूफी, मामी, अम्मी, किसी को भी है तो अब आपने कॉन्शियस हो जाना है, अपने टेस्ट करवाते रहना है। तीसरी चीज़, जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत खाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर का कॉज है। चौथी चीज़ है कि जो लोग एक्सरेज बहुत करवाते हैं, रेडिएशंस बहुत लेते हैं, मतलब मशीनें हैं, CT स्कैन, रेडिएशन, एक्सरे, ये वो, उनको बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। एल्कोहलिज्म इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ दिस कैंसर। फिर ज़्यादा उम्र में बेबीज़ का पैदा होना, इसीलिए इस्लाम में बड़े टाइम पे शादियों का कहा गया है ना कि ज़्यादा लेट एज में अगर बेबीज़ पैदा होते हैं तो वो भी एक वन ऑफ द मेन कॉज हो जाता है। फिर बच्चे को दूध ना पिलाना, ये भी एक मेन कॉज हो सकता है। इन सब पे रिसर्च हो चुकी है जितने कॉजेज़ मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, अर्ली डायग्नोसिस जो होता है इसका मतलब है कि यू आर सक्सेसफुल, यू आर ब्लेस्ड।
अर्ली डायग्नोसिस की पूरी डेमो में आपको कल इंशाल्लाह डिटेल के साथ दूंगी। हाथ के साथ कैसा करना है, आपने उसके छाती का मुआयना कैसे करना है 20 साल की एज के बाद। छाती के मुआयने के बाद अगर कुछ गड़बड़ आपको नज़र आ रही है, जैसे ये भी मैंने आपको इंडिकेशंस बताए, गिल्टी चेक करना मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद कैसे जाके एक प्रॉपर एक्सपर्ट जो है मेडिकल फील्ड की नर्स से अपना चेकअप करवाना है, वो भी मैं आपको कल बताऊंगी। इसके अलावा जितने भी डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उन पे 1 बाय 1 हम बात करेंगे। घर में एग्जामिन करना, डॉक्टर के पास कब भागना है और अपने आप को सर्विलेंस कैसे करना है, तो इंशाल्लाह मेरी अगली एपिसोड्स में आप सब डिटेल में देखेंगे। ये जो इंडिकेशंस मैंने बताई है ना, निप्पल डिस्चार्ज, निप्पल का अंदर को घुसना, शेप चेंज हो जाना और गिल्टी फील करना, तो मैं आपको कल बताऊंगी। और ये सारी रेडनेस का हो जाना, तनाव फील करना, अजीब किस्म के डक्ट्स को अकड़ जाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने आंखों से देख के इसको डायग्नोस करना है। मेरा मकसद ये है कि उर्दू में और पंजाबी में, उर्दू इसीलिए इस्तेमाल करी कि सब तक मेरी बात पहुंच सके। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो आंखों से इंडिकेशन है वो आपको नज़र आ गया। बचना किस चीज़ से है, ताबकारी यानी रेडिएशन से, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से, लेट मैरिजेस से, अल्कोहलिज्म से, और अगर जेनेटिक कोई फैक्टर है तो कॉन्शियस रहना है। और इंशाल्लाह ये बाकी इसकी जो सीक्वल है वो चलता रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।